NIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। और अब बात करेंगे निकाय चुनाव परिणाम की, जिसमें कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और इसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की मेरी सहयोगी दीपा बाफिला ने। आप भी सुनिए इस जीत के बाद क्या कुछ कहा गया। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। गहलोत सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस बीच निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिपरिषद विस्तार और साथ ही साथ पीसीसी पुनर्गठन को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। और साथ ही बहुत बहुत बधाई भी, 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया गहलोत सरकार। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल यही है गोविंद जी कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली और शहरों में कांग्रेस की सरकार बनी, जो सदियों से या फिर हम कहें सालों से नहीं हो पाया। कमल जो है मुरझा गया और पंजा मजबूत हो गया। इसके पीछे की रणनीति क्या रही? देखिए, 2 साल का हमारी सरकार का जो गुड गवर्नेंस थी, कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन था, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेताओं ने भी समन्वय के साथ में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के काम किया और 2 साल में जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने अच्छे काम किए वो जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण से ये बेहतर परिणाम पहली बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्ष की भूमिका थी वो प्रभावी वो नहीं निभा पाए और वो केवल लोकतांत्रिक सरकार को डिस्टर्ब करने में लगे रहे या अपने ही नेताओं के आपस के झगड़ों में वो लगे रहे। इसके कारण से भी वो जो परफॉर्म उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने समन्वय के साथ में 2 साल की सरकार की गुड गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचा और कोरोना काल का बेहतर प्रबंधन, जिससे लोग संक्रमित कम हुए और उनको ये लगा कि हाँ, हमारी सरकार बनाई हुई थी, उसने हमारे लिए बहुत बेहतर काम किया। और निकायों में हमेशा से कहा जाता है, निकाय यानी कि शहरों में बीजेपी मजबूत है, वहीं पर बीजेपी का बोलबाला भी ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ज़्यादा चेयरमैन बनाकर इस मिथ को तोड़ दिया है कि शहरों में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार होगी। इसके पीछे आपने किस तरीके से काम किया या फिर क्या रणनीति इसके पीछे भी रही? देखिए, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था उसने 2 साल के अंदर जो सरकार ने बेहतर काम किए उसको आम लोगों तक पहुंचाया और कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को संक्रमित होने से बचने के लिए जो उपाय किए गए, जो उनकी केयर की गई, विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री जी ने साथ लेकर के सभी NGOs को सबको मोटिवेट किया गया, सबको साथ लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बार बार आमंत्रित करके उनके भी सुझाव लिए गए। तो लोगों को ये लगा कि हाँ, ये हमारी सरकार है और हमारे जो आशा और अपेक्षाएं थी उसके ऊपर खरी उतरी है और हमारे लिए बेहतर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आपस में गुटबाजी में और अपने ही बड़े चेहरे को निपटाने में लगे रहे और प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने ढंग से नहीं निभाई और कोरोना काल में भी वो राजनीति करने से नहीं चूके, जिससे जनता में आक्रोश था और हमारी सरकार के प्रति उत्साह था और उमंग थी। इसके कारण से हमारे बेहतर परिणाम आए। चलिए, बीजेपी से जनता त्रस्त हो गई थी और कांग्रेस पर भरोसा इसलिए किया भी है जिस वजह से नतीजे भी सामने आए, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विधायकों को फ्री हैंड छोड़ने से, उनको आज़ादी देने से, कार्य करने की स्वतंत्रता उनको जो मिली, उसके बाद ही ये जो नतीजा आई वो पॉसिबल हुआ? देखिए, संगठन का काम है सरकार बनाना। संगठन के बेहतर काम के कारण से विधायक, MP और मंत्री सरकारें बनती हैं और उसके बाद में सरकार में बैठे लोग, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय के साथ में अगर काम करते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। और निश्चित रूप से यही हुआ कि हमारे जो MLAs थे उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जो संगठन था, निवर्तमान संगठन था, संगठन में काम काफ़ी सालों से जो लोग कर रहे थे उनके साथ समन्वय स्थापित करके अच्छे लोगों को, जो जनता के बीच में रहने वाले लोगों को टिकट दिए और उसके कारण से ये जो परिणाम आया है नगर निकाय में बहुत ही अच्छा कांग्रेस का, वो परिणाम ये दर्शाता है कि हमने सब ने मिलकर के अच्छा काम किया। लेकिन कुछ नतीजे ऐसे भी रहे, जैसे भरतपुर की मैं बात करूं, नदबई की बात करूं, वहाँ पर 25 सालों से बीजेपी का ही कब्जा था, वहाँ पर भी आप लोगों ने सफलता हासिल की। वो 2 साल के कार्यकाल को आप क्रेडिट देंगे या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और समझ में आती है? देखिए, 2 साल का कार्यकाल तो है ही है, पहला कारण है जिसकी वजह से ये बेहतर परिणाम रहे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता केंद्र में बैठे हों, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, चाहे यहाँ के 25 के 25 एमपी बनाने के बाद में जो उन्होंने काम नहीं किया लोगों का, कार्यकर्ताओं को पूछने का काम नहीं किया, केवल मात्र कैसे बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, कैसे उसको कमज़ोर किया जाए, कैसे जो है वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराया जाए, इसी में लगे रहे। तो कार्यकर्ता बिल्कुल उनके निराश हो गए और जो कोरोना काल में जो काम उनको करना चाहिए था प्रतिपक्ष की भूमिका में, वो उन्होंने नहीं किया और न ही वो संगठन को एक साथ लेकर के जोड़ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी से जो उनके कार्यकर्ता अपेक्षा करते हैं वो काम नहीं कर पाए। एक तरीके से आरएसएस पूरा हावी हो गया। भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज़ यहाँ रही नहीं। और आप देखिए केंद्र में भी आरएसएस का ही बोलबाला है। जो आरएसएस इशारा करता है वही निर्णय होते हैं और उसी के ऊपर दोनों सरकारें केंद्र की हों चाहे दूसरी जगह अगर कोई पार्टी जो चलती है भाजपा की, वो आरएसएस के इशारे पे चलने लग गई। इसलिए जनता को महसूस होने लग गया कि अरे भाई हमने जिनको जिताया वो काम नहीं कर रहे हैं और एक अदृश्य संगठन काम कर रहा है जिसको राजनीति में जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के ये जो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ नगर निकाय के चुनाव में और कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वहाँ पर गुटबाजी है, वहाँ पर अंतर्कलह है। वो राजस्थान की बात करूँ या फिर नेशनल की, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। लेकिन बीजेपी वाले हमेशा से कांग्रेस को लेकर ये कहते आए हैं, 2 साल के कार्यकाल की आपको देखा जाए, कहा यह जाता है कि कांग्रेस के भीतर ही अंतर्कलह है, गुटबाजी है, जिसका खामियाजा अभी कुछ महीनों पहले भी हमने देखा था। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। हम सब लोग एक हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है। यहाँ पर अच्छा शासन चल रहा है। और आपने देखा राजस्थान की विधानसभा में जब विश्वास मत सरकार ने हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखा तो पहले दिन बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, लेकिन वो अपनी ही बात से मुकर गए और उन्होंने डिवीज़न भी नहीं मांगा। और हमारे सारे के सारे 123 विधायक एकजुट थे जो हमको समर्थन निर्दलीय के रूप में भी दे रहे थे। और उनके ही 4 विधायक तो गायब भी हो गए थे, उनको नोटिस देना पड़ा, पूछना पड़ा। और अगर वो डिवीज़न मांगते तो पता नहीं कितने लोग बाहर जाते। और जब सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जब बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको सुनना पसंद नहीं करते होंगे, वो बाहर निकल जाते हैं राजस्थान की विधानसभा से। और जो बयानबाजी आती हैं, जिस प्रकार से घनश्याम तिवारी जी की वापसी के दिन जो प्रदेशाध्यक्ष जी की बयानबाजी आई कि हमको बीजेपी को बड़ा चेहरा नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें, इनमें अंतर्कलह इतनी ज़्यादा है। 8 मुख्यमंत्री के दावेदार बने बैठे हैं। गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मैं बनूंगा, सतीश जी, राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब चंद कटारिया जी, वसुंधरा जी, ये सारे के सारे जनता के बीच में जाकर के अपनी बात नहीं कहते हैं। जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक नहीं लाते हैं। सरकार की कोई योजनाएं उनमें कमियां खामियां हैं तो उसको सरकार तक नहीं पहुंचाने का काम करते हैं। उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। और केवल मात्र मुख्यमंत्री कौन, ये जो सपना संजो करके जो जिस तरीके की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है वो हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। और हम सब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के छतरी के नीचे हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एकजुटता के साथ में काम कर रहे हैं और हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी हम सुनते हैं, वो कोई नेता हो, आम कार्यकर्ता हो, विधायक हो या फिर मंत्री हो, सबकी तरफ से अभी निकाय चुनाव का परिप्रेक्ष्य, इसलिए मैं सवाल ये पूछ रही हूँ। लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया बोर्ड चेयरमैन बनाने के लिए। इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? आप देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी के 50 में से 4 बहुमत आए, अगर वो 12 बोर्ड बना रही है तो इसको मशीनरी का दुरुपयोग कैसे कह सकते हो आप? और हमारे 35 में तो बहुमत था, पूर्ण बहुमत में है, 36 में हमने बनाया तो उसको मशीनरी का दुरुपयोग कैसे कह सकते हो? तो ये कहना, बहुमत जब 35 में हमारा था, हमने 36 बनाए, उनका 4 में था, उन्होंने 12 बनाए। तो आप ये कह करके, जब मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के सरकार को गिराते हैं तब तो कोई मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। ईडी के छापे पड़ते हैं तब कोई मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। सीबीआई आती है, मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर सरकार को गिराने की साजिश करते हैं, वो तो कोई गलत काम नहीं है। और जब जनता ने मैंडेट दिया है, अच्छी सरकार की गुड गवर्नेंस के ऊपर मोहर लगाई है,
तो उसको आप मशीनरी का दुरुपयोग बता देते हो। तो ये तो पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, झूठे जुमले गढ़ने में माहिर है। वो जो हकीकत है उसमें कभी भी नहीं आना चाहते, क्योंकि हकीकत पे आएंगे तो देश की आज़ादी से लेकर के आज तक, चाहे भारत के निर्माण की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, अगर विकास का कोई काम किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। भाजपा का कोई विकास से लेना देना नहीं है। केवल मात्र वो जब आते हैं तो भ्रष्टाचार को पनपाने का काम करते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करके और झूठे जुमले गढ़ करके दोबारा वोट लेना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। इसी में सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि निकाय चुनाव के जो परिणाम रहे और पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसमें जो परफॉर्मेंस रही उसी के आधार पर मंत्रिपरिषद विस्तार होगा, फेरबदल होगा। क्या दोनों का पैमाना यही बनेगा जो रिजल्ट सामने रहा? देखिए, राजनीति में सब चीज़ें होती हैं। राजनीति में जो परफॉर्म करता है उसको तो इनाम मिलना ही चाहिए और मिलता भी है। हम लोगों ने अच्छे काम किए। 5 साल 21 हो के भी राजस्थान की विधानसभा में जो सत्ता पक्ष है बीजेपी की सरकार, उसको घेरने का काम किया। चाहे रमेश जी हों, मैं हूँ, सुखराम जी हों, भंवर सिंह जी भाटी हों, तो इनाम मिला हमको। सीनियर लोगों के बावजूद भी हम लोगों को मौका दिया गया पार्टी आलाकमान के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी बेहतर काम करता है, अपने जो जिम्मेदारी उसको दी जाती है, अपने इलाके में सबको साथ लेकर के चलता है, तो निश्चित रूप से पार्टी में, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार में हो, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों में हो, उसको बिल्कुल वजूद पार्टी देती है। उसको जो है वो वजन उसका होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज कांग्रेस की बात करते हैं। आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को पीसीसी की नई टीम का इंतजार है। अगर नई टीम आएगी तो नई टीम कैसी होगी, समन्वय आगे कैसा देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या रणनीति सरकार के भीतर है या फिर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी जब प्रभारी बने तो प्रभारी के तौर पे उन्होंने ये कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का फीडबैक लूँगा। और हम लोगों ने अजमेर है, जयपुर है, संभाग के ज़िलों का दौरा किया, लेकिन फिर वो कोरोना से संक्रमित होने के कारण से काफ़ी समय तक वो नहीं हो पाए। तो मैं समझता हूँ इस वजह से ये जो संगठन की नियुक्तियों में पीसीसी आदि के लिए देरी हुई है, और कोरोना भी एक प्रमुख वजह रहा है। फिर नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत राज के चुनाव हैं, ये भी दोनों आ गए। लेकिन अब जल्दी ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, डिस्कशन चल रहा है सीनियर नेताओं का। और जो हमारी पीसीसी का गठन होगा वो सीनियर और युवा दोनों को समन्वय का होगा। सीनियर लोगों को, जो जिनको अनुभव है, जिनका पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो किसी भी पद पे कहीं भी बैठे हों, कुछ भी हों, तो उन लोगों को भी तवज्जो मिलेगी। और जो युवा हैं, जिनमें जोश है, उमंग है, पार्टी के प्रति लॉयल हैं, संगठन की उनमें क्षमता है, काम करने की ललक है, जिज्ञासा है, समय देना चाहते हैं पार्टी के लिए, तो निश्चित रूप से उस दोनों तरह के समन्वय के साथ में हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी। अभी आप दिल्ली दौरे पर भी थे और सभी के मन में जिज्ञासा भी है, ये सवाल भी है कि आपके दिल्ली दौरे का जो परिणाम है, वो जो रिजल्ट है, वो कब तक देखने को मिलेगा। और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से आपकी बातचीत भी हुई। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मुलाकात तो हुई, लेकिन क्या बात हुई? पीसीसी की नई टीम को लेकर इंतजार कब तक खत्म होगा? कोई डेडलाइन? देखिए, 2-2.5 घंटे तक अजय माकन जी से मेरी मुलाकात हुई, 1-to-1 बातचीत हुई है, संगठन को लेकर के भी हुई है। उसका क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से पहले हमको थोड़ी छोटी कार्यकारिणी बनानी होगी, किस तरीके के लोगों को, एक क्या क्राइटेरिया हमारा होगा, उस क्राइटेरिया के ऊपर चर्चा हुई है। उसी क्राइटेरिया को लेकर के आज मुख्यमंत्री जी से शाम को, आज या कल में जब भी चर्चा होगी तो बात करेंगे। और सीनियर नेता जो हमारे पीसीसी के फॉर्मर चीफ रहे हों, उनसे भी चर्चा करेंगे, और सीनियर लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। गुड गवर्नेंस को लेकर के भी चर्चा हुई। नगर निकाय के चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन हुआ उसको भी लेकर के भी, पंचायत चुनाव में जो हमारा प्रदर्शन हालांकि भाजपा से अच्छा रहा, लेकिन जो इसमें आशा हम करते थे कि भाई 70% के लगभग हमारे सरपंच हमारी आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन उतने प्रतिशत तक हम नहीं पहुंच पाए, तो उसको लेकर के भी चर्चा हुई। आगे सरकार को किस तरीके से संगठन को चलाना है, किस तरीके से संगठन के माध्यम से सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं को लोगों तक ले जाना है। कार्यालय बनाने हैं, पीसीसी का नया भवन हमको देखना है, जिलों में कार्यालय बनाने हैं, ब्लॉक स्तर पे जाना है, कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में किस प्रकार से हिस्सेदारी देनी है, ब्लॉक जिले के लेवल के ऊपर जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उसको लेकर के भी चर्चा हुई। तो समग्र रूप से सबको साथ लेकर के सब विषयों के ऊपर 1-to-1 बात हुई है। और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, आला कमान का जो संदेश उनकी तरफ से है, उसके आधार पे हम लोग मुख्यमंत्री जी और सभी तमाम प्रदेश के सीनियर नेताओं से चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अभी कुछ दिनों के बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन दौरे पर भी आने वाले हैं प्रदेश के, तो उनके संभाग फीडबैक दौरे का जो रूट चार्ट होगा वो कैसा होगा? ये 25 तारीख का उनका आने का है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री जी से और वरिष्ठ नेताओं से वो लोग मिलेंगे। उसके बाद में 26 तारीख का हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक संभाग जो संभवतः कोटा हो सकता है वो 1-to-1 जो लोगों से फीडबैक लेने का कार्यक्रम है वो रखा जा सकता है। 27 का उनका यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में उनको भाग लेना है और उसकी जस्ट बाद में थोड़े दिन बाद में ही हम बाकी जो संभाग रह गए उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अजय माकन जी जो संगठन के व्यक्ति भी हैं और सरकारों भी उन्होंने चलाई है, विधानसभा अध्यक्ष भी दिल्ली के रहे हैं, तो उनका जो अनुभव है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनका दिल्ली जैसी महानगरी में उन्होंने जो जिस प्रकार से पॉलिटिक्स की है, देश के केंद्र सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, तो उनका जो लंबा अनुभव है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कार्यकर्ताओं को बड़ी तवज्जो देते हैं। जब कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं तो 1-to-1 जितनी बातें उनको करनी होती है तो तसल्ली से वो सुनते हैं और सुनते ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हम लोगों को निर्देश भी देते हैं कि भाई इसमें ये कार्यकर्ता आया था, इसकी ये बात है, इसको अपने को देखना है, इसको तवज्जो देना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ इसका लाभ हमको मिलेगा और प्रदेश में वो बार बार आते रहते हैं। उनकी जिज्ञासा रहती है कि मैं प्रदेश में आऊँ, 1-to-1 लोगों से मिलूँ, उनकी समस्याओं को सुनूँ। अब आप देखिए जब फीडबैक कार्यक्रम था तो उनको लगा, लोगों ने कहा साहब जन सुनवाई कम हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि जन सुनवाई को आप सुदृढ़ कीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया और जन सुनवाई का भी किया। बिजली की समस्या उनको बताई गई, ट्यूबवेल नहीं खुद रहे थे 2011 से एग्रीकल्चर के और किसान के लिए, वो समस्या बताई, वो भी मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया। तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन बेहतर होता है और कार्यकर्ताओं में भी एक अलग से मैसेज गया है कि हाँ हमारी सुनने वाले। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस में भी कार्यकर्ता है जिसको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी संगठन के व्यक्ति रहे हैं, NSY, यूथ कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम पदों पर रहते हुए केंद्र की सरकार में रहे, यहाँ रहे, तो उनका भी रहता है। और बाकी जो तमाम हमारे नेता हैं वो भी सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलते हैं। तो निश्चित रूप से अजय माकन जी का जो कार्यक्रम है वो 2 दिन का 3 दिन का जो कार्यक्रम है और उसके बाद में भी आगे भी बनता रहेगा और वो आते रहेंगे और हम सब लोग बीच में जनता के जा कर के काम करते रहेंगे। सियासी नियुक्तियों को लेकर अभी हमने देखा कि पिछले दिनों दिल्ली में तमाम बैठकें भी हुई, मंथनों का दौर भी चला, लेकिन उन बैठकों से कुछ निकल कर आया सियासी नियुक्तियों को लेकर? निश्चित रूप से एक रोड मैप तैयार हो गया है कि पहले PCC का गठन होगा, फिर राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो मैं समझता हूँ ये सारी प्रक्रिया साथ साथ चलती रहेंगी। ज़िले और ब्लॉक लेवल के ऊपर जो हमारी राजनीतिक नियुक्तियां हैं उसका भी हम दोबारा, क्योंकि पहले हमने तैयार कर ली थी सूची, लेकिन फिर ये पंचायत समिति, नगर निकाय के चुनाव हो गए, प्रधान अलग बन गए, जिला प्रमुख बन गए, नगर पालिका के पार्षद अलग बन गए, तो उनमें भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो जिला और ब्लॉक की राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उसमें पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को शामिल करना होता है। तो अभी चूंकि जो हुए हैं चुनाव, तो इसमें जो जीते हैं उनमें से काफ़ी लोगों को एडजस्ट करते हुए हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक राजनीतिक नियुक्तियाँ, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और उनको सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ ही एक सवाल टसरा जी मेरा आपसे ये है कि कृषि कानून को लेकर अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर, दिल्ली में भी हमने देखा, अलग अलग बॉर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। साफ तौर से बीजेपी ये कह रही है कि ये कानून जो है वो किसानों के हित में है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस हो या फिर अलग अलग दल हो वो भटकाने की कोशिश कर रहा है किसानों को। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, बीजेपी कह रही किसानों के हित में, किसान तो कह नहीं रहा मेरे हित में। एक सिंगल किसान भारत के ने किसी संगठन ने मांग नहीं की कि ये कानून आप लाइए। आज अडानी जी को विज्ञापन देकर के किसानों के विरोध में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे तो गोदाम है, मैं खरीदूंगा नहीं। तो उन गोदामों में क्या रखोगे भाई, आप बताओ। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। वो बहुत स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने केवल उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा देने के लिए, किसानों की उपज के ऊपर कब्जा कराने के लिए और कालाबाजारी बढ़ाने के लिए और उनको मनमर्जी से दोगुने दामों में चाहे जब बेच सकते हैं, ऐसा कानून आपने देखा कि किसान की 100 रुपये की चीज़ आज किसान से 100 में लेकर के आप 1 घंटे बाद में भी 200 रुपये में बेच सकते हो। आपका कोई कानून बाल बांका नहीं कर सकता। तो ऐसा कानून
और वही मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप किसानों के लिए केंद्र में कानून लाइए और ला करके उसमें एमएसपी अनिवार्य कीजिए, और वही मोदी जी आप पलट रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। कैसे नहीं होगी आप बता दीजिए? जब मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जब ईसी एक्ट का जो प्रावधान राइडर लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन लोग आएंगे आप बताइए? आप और हम क्या पूरे हिंदुस्तान की जींस को खरीद सकते हैं क्या? अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है, जिसके पास गोदाम है, वो ये कहता है मैं नहीं खरीदूंगा, तो फिर आप बताइए कि दूसरा कोई खरीदेगा तो वो रखेगा कहाँ? वो तो कह रहे हैं हम एफसीआई की मदद कर रहे हैं। भाई कब कहा एफसीआई ने आपको कि आप मदद कीजिए? तो जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम है उसका वो भी ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, और एमएसपी भी एक तरीके से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और किसान आज 1 महीने से धरना दिए बैठे हैं और उस किसान से आप चर्चा नहीं कर रहे हो। आप विदेशों में घूमने के लिए आपके लिए पास समय है, मन की बात करने के लिए आपको समय है, और आप आज किसान की बात ही नहीं सुनना चाहते हो। आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहाँ पर कैजुअलिटी हो गई है, किसान मर रहा है, और उसके बाद में भी आप बात करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी का एक आपने देखा वाक्य कि मैं सर झुका के बात करने को तैयार। अरे भाई सर झुकाओ मत झुकाओ, आप तो सम्मान करो और इनसे बात करो, और बात करके किसान क्या चाहता है वो फैसले करो। आपने जो उद्योगपति मित्रों के कहने से फैसले कर दिए और बात में कह रहे हो मैं सर झुका के बात करना चाहता हूँ। तो ये जो दोहरी दोगली नीति है वो भाजपा की, वो सब जान चुके हैं, और किसान उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी किसानों के साथ पहले भी, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने की बात थी तब की खड़े थे, उनको मुंह की खानी पड़ी थी भाजपा को, और आज भी हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं, उनको वापस अपने पैर लेने ही पड़ेंगे। एक सवाल मेरा शिक्षा मंत्री के तौर पर आपसे ये, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का फैसला भी आया फीस को लेकर, फीस वसूली को लेकर, तो साफ तौर से वो अभिभावक हो या फिर स्कूल संचालक हो, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं, और स्कूल संचालकों का कहना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इसको लेकर आप किस तरीके से आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल में सब लोग परेशान हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले हों चाहे अभिभावक हों। तो कोरोना काल में जो परेशानी हुई वो किसी के बस में नहीं थी, फिर भी सरकार ने आपने देखा होगा कि स्कूलों के जो नहीं लगने के बावजूद बच्चों को दूरदर्शन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे स्माइल प्रोजेक्ट हो, ई कक्षा प्रोजेक्ट हो, उसके माध्यम से पढ़ाने का काम किया है। और जो फीस का निर्धारण किया वो बहुत सोच समझ के सरकार ने किया है कि आप जितने प्रतिशत आपका पाठ्यक्रम होगा, वो जितने मैंडेज आपको मिलेंगे काम करने के लिए उतने प्रतिशत होगा, और उतने प्रतिशत होगा तो आप उसकी ट्यूशन फीस ले सकते हो। अगर ऑनलाइन आप कोई कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दे रहे हो, कोई मटेरियल दे रहे हो, आप सेवा दे रहे हो, तो उसका आप पैसा बता दीजिए कि भाई हम इतना पैसा लेंगे। लेकिन 12 महीने स्कूल में बच्चा जाए नहीं, और कोई ये कह दे 12 महीने की फीस दे दीजिए, आप आएँ चाहे नहीं आएँ, हम आपको मोबाइल से सारे सवाल बता देंगे, पूरा कोर्स करा देंगे, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। हमें उन स्कूलों वालों की भी चिंता है जिनकी वजह से, कोरोना की वजह से उनका जो काम बंद हुआ है, और हमें उन अभिभावकों की भी चिंता है कि घर बैठे उनसे कोई इस नाम से कि तेरे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, हमको फीस पूरी देनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें, और हाईकोर्ट ने तो बहुत साफ स्पष्ट कहा है कि जब फीस एक्ट 2016 बना हुआ है उसमें साफ है कि आप अभिभावकों के साथ मीटिंग कीजिए और जो फैसला आपको करना है उसके साथ में कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत है किसी भी पक्ष को तो वो सरकार के पास भी आ सकता है और वो हाई कोर्ट या कोर्ट में भी जा सकता है। चलिए, अब आखिरी सवाल जिसका इंतजार सभी को है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के नेता हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से राहुल गांधी का नाम जोर पकड़ रहा है। चर्चाएं, संभावनाएं यही हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनेंगे। इसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में नेता राहुल गांधी ही है, हमारे सबके नेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं। कोई एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात में दो राय नहीं रखता है। अब चूंकि राहुल गांधी जी ही ऐसे नेता हैं जो मोदी जी हों, केंद्र की सरकार हो, चाहे चाइना ने हमारे ऊपर हमला करके ज़मीनों पे कब्जा किया हो हमारे बॉर्डर के ऊपर, चाहे राफेल का मुद्दा हो उसमें चोरी की हो भाजपा के लोगों ने, चाहे दूसरे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी में जो अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम हो, चाहे नमस्ते ट्रंप मोदी जी कर रहे थे और मध्य प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई को गिरा रहे थे, तब राहुल गांधी जी ने चेताया था। आपने देखा मार्च में कोरोना आया, उससे पहले फरवरी में ट्वीट करके और राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि मोदी जी कोरोना आ रहा, आप समझ जाइए। लेकिन मोदी जी को तो अब की बार ट्रंप सरकार कहने के लिए वहाँ अमेरिका जाना था, यहाँ आकर के नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराना था।
लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराना था, जो उनकी चिर परिचित शैली है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, उसमें लगे रहे। और आज देखिए कितनी देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है। इसलिए नेता राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं को सम्मान करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जन भावना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यही है कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हों, और राहुल गांधी जी ही इस परिस्थितियों में मोदी जी को और उनकी सरकार को चुनौती दे सकते हैं और दे रहे हैं। चलिए, और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, फर्स्ट इंडिया को इतना वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपके आगे की पारी के लिए। 3 साल अभी सरकार के पास है और उम्मीद लगातार हम भी यही कर रहे हैं कि 3 साल में सरकार वो तमाम वादे पूरे करे जो बाकी रह गए हैं या फिर 2 साल में नहीं कर पाए कोरोना की वजह से भी या फिर तमाम दिक्कतों की वजह से। और ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, वो नियुक्तियों को लेकर हो, पंचायत और निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर हो, और साथ ही किसानों के मुद्दे को लेकर हो, खुलकर बेबाकी से बात रखी और कहीं ना कहीं ये कहा कि सरकार हर मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता के हित में ही फैसले करेगी। इसी के साथ ही थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही हमारी खास चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।